स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एनईईटी पर केंद्र सरकार ने दी सफाई। अध्यादेश के जरिए राज्यों को राहत देने की खबरें बेबुनियाद। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का 2 दिन के भीतर समाधान निकालने का भरोसा। पिनराई विजयन होंगे केरल के नए मुख्यमंत्री। सीपीएम की बैठक में फैसला। असम में 24 मई को सर्बानंद सोनोवाल लेंगे शपथ। आरबीआई को फैसले लेने की मिले स्वतंत्रता। गवर्नर रघुराम राजन का बयान। केंद्रीय बैंक की नीति आम लोगों की सुविधा पर हो केंद्रित। मुंबई हमले के आरोपी लश्कर सरगना जकीर रहमान लखवी के खिलाफ चलेगा मुकदमा। पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी अदालत का फैसला। भारत ने पाकिस्तान को बताया वैश्विक आतंकवाद का गढ़। और रुआनु तूफान से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी तबाही। लाखों लोग प्रभावित। 9,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल तबाह। शुक्रवार को दिन भर मेडिकल दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा से राज्यों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाने की खबरें चली, लेकिन देर रात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस मसले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि एनईईटी पर अध्यादेश के जरिए राज्यों को राहत देने की खबरें बेबुनियाद हैं। दरअसल कल कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद राज्यों को इस साल तक के लिए एनईईटी से राहत मिलने की खबर आई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि नीट लागू हो चुका है। इसके पहले चरण में परीक्षाएं हो चुकी हैं और दूसरे चरण में समय पर ही यानी 24 जुलाई को देश भर में कॉमन मेडिकल परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि राज्यों की तरफ से उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए राय मशवरे की प्रक्रिया जारी है और केंद्र सरकार 1-2 दिन के भीतर इसका समाधान निकाल लेगी। कहा गया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट को कहीं न कहीं केंद्र सरकार किसी ऑर्डिनेंस के तहत नीट को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। यह बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। वी आर कंसल्टिंग एंड वी आर सीइंग टू इट दैट अ फुल प्रूफ अरेंजमेंट इज मेड एंड लेटेस्ट बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल बी कमिंग टू अ कंक्लूजन व्हिच आई विल बी कमिंग आउट विद डिटेल्स टू ऑल ऑफ यू अकॉर्डिंगली। और इससे पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मेडिकल दाखिले के लिए एनईईटी से राहत देने के लिए केंद्र सरकार के किसी भी कवायद की निंदा की। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मेडिकल लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुन रही है, जो गलत है। आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर निजी कॉलेजों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। वहीं एनईईटी के खिलाफ आवाज उठाने वाले अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। एनईईटी के पक्ष में याचिका दायर करने वाले वकील अमित कुमार ने एक प्रवेश परीक्षा से छेड़छाड़ करने के केंद्र के कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। Modi government is trying to help private medical colleges who are charging capitation fee of 60 to 80 lakh from every student aspiring to be a doctor in this country. With this view, the National Eligibility and Entrance Test, NEET, which was espoused by the Congress government in 2010 and has been a subject matter of litigation till Supreme Court decided it, is being sought to be deferred by way of ordinance. स्टूडेंट विरोधी और मेडिकल एजुकेशन के विरोध में है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड को गिराएगी, क्योंकि एक नीट होने का मतलब एक सिलेबस और एक समान आधार पर बच्चों को एग्जाम लेना, और ये जो यदि स्टेट को एग्जाम कर रही है उसके पीछे भी मुझे ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। सीपीएम नेता पिनराई विजयन केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्य सीपीएम की बैठक में कल इसका फैसला हुआ। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक दल की बैठक में ममता बनर्जी को नेता चुना गया। असम में पहली बीजेपी सरकार 24 मई को शपथ लेगी। केरल में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी एलडीएफ गठबंधन सरकार की अगुवाई पिनराई विजयन करेंगे। सीपीएम मुख्यालय में पार्टी नेताओं ने इसका फैसला किया। बैठक में पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी और पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश करात भी मौजूद थे। Comrade Pinarayi Vijayan will be proposed as the leader of the LDF legislature party.
So on that basis now, Comrade Kodieri as the secretary will conduct the discussions with the other LDF partners. मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल वीएस अच्युतानंदन को पार्टी सचिवालय बुलाकर इस फैसले की जानकारी दी गई, जिसके तुरंत बाद वो बैठक छोड़कर चले गए। Comrade VS is like Fidel Castro for Kerala, like Fidel is for Cuba today, advising, guiding and inspiring. Comrade VS will continue to play that role. उधर यूडीएफ नेता और मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने नई सरकार को सहयोग का भरोसा दिलाया है। From the UDF side, we will give all practical help to the new government for the welfare of the development of the state. पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। पार्टी महासचिव पार्था चटर्जी ने ममता बनर्जी के नाम का प्रस्ताव रखा और विधायकों ने इस पर मुहर लगाई। ममता बनर्जी 27 मई को लगातार दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगी। असम में भी बीजेपी के निर्वाचित विधायकों की बैठक में सरकार गठन पर चर्चा हुई। तय हुआ कि रविवार को विधायक दल की बैठक में सर्बानंद सोनोवाल को नेता चुना जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह 24 मई को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। एक अच्छी शासन असम को जरूरत थी। जनता ने बहुत दिल खोलकर मैंडेट देकर भाजपा लेड अलायंस को यह मैंडेट दिया है, सरकार बनाने का एक संकल्प दिया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने राज्यपाल पीबी आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। गोगोई पिछले 15 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर तमिलनाडु में भी जे जयललिता को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना गया। शुक्रवार को पार्टी की बैठक में नेताओं ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और विधायकों ने इसका समर्थन किया। इससे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके ने 134 सीटें जीती हैं। राज्य में 32 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को हो सकता है। मेजर सर्जरी की जरूरत वाले बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कल सफाई दी। उनका कहना है कि मेजर सर्जरी से उनका मतलब पार्टी संगठन में बदलाव की जगह उसकी रणनीति में बदलाव से है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी को मेजर सर्जरी की जरूरत पर दिए बयान पर विवाद उठते देख शुक्रवार को सफाई दी। क्या कैंपेन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या मीडिया स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरह से हमको स्टेट में नई लीडरशिप तैयार करना चाहिए, जो मिडिल क्लास एस्पिरेशंस बदल गए हैं उनके बारे में क्या चर्चा होना चाहिए, कैसे उनके लिए कार्यक्रम बनना चाहिए, क्या नीति बनना चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो मेरा जो मेजर सर्जरी का आशय है वो यही है कि उस पर अब निर्णय और अमल होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के पीसी चाको ने कहा कि नेताओं को पार्टी के भीतर सही मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए। So any opinion about the party's functioning and the revamping and other things is better this opinion come in the party's working committee. वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को अब सर्जरी से भी फायदा नहीं होगा। कि जब कोई सर्जरी के लायक ना बचे उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब सर्जरी की स्थिति भी नहीं बची है, कोई सर्जरी भी अब कांग्रेस को नहीं बचा सकती है। जब गैंग्रीन हो जाती है तो सर्जरी भी नहीं बचा सकती है। 4 राज्यों में मिली करारी हार के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी को नसीहत देते हुए ट्वीट किया था कि हम काफी आत्मनिरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन क्या अब हमें मेजर सर्जरी नहीं करानी चाहिए, जिसे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने हार के बाद आत्मनिरीक्षण की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के अरुवाकुरुची और तंजावुर में विधानसभा चुनाव 3 हफ्ते के लिए टाल दिए गए हैं। आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से चुनाव आयोग ने दोनों क्षेत्रों में 23 मई को मतदान कराने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी और पीएमके ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों पार्टियों की दलील थी कि वोटरों को प्रभावित करने वाले इस मामले में 1 हफ्ते का वक्त कम है। हालांकि चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि वो दोनों इलाकों में हालातों का मूल्यांकन करेगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों से राय मशवरा भी लिया जाएगा, जिसके बाद मतदान की तारीखें तय होंगी।
इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों में पैसे बांटने की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने 16 मई को होने वाला चुनाव स्थगित कर दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 23 मई को मतदान कराने का फैसला लिया था। हालांकि अब मतदान 3 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई जून महीने में की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल को लेकर शुक्रवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली की एक बैठक हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के 2 साल पूरे होने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट विस्तार का फैसला जल्द लिया जा सकता है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में कैबिनेट में एक पद खाली भी हो जाएगा, लिहाजा कैबिनेट विस्तार के लिए बैठकों का दौर अब तेज हो गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्टिंग मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कल मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। साथ ही हरीश रावत को सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी। स्टिंग मामले में उत्तराखंड सरकार की सीबीआई जांच को बंद करने की अधिसूचना को सीबीआई ने नकार दिया था, जिसके बाद हरीश रावत हाईकोर्ट पहुंचे थे। उधर मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया, 18 मार्च के बाद 55 दिनों के घटनाक्रम की न्यायिक आयोग से जांच कराई जाए। समयावधि के साथ जो है एक न्यायिक आयोग गठित कर दिया जाए। न्याय सचिव और प्रमुख सचिव, न्याय सचिव और मुख्य सचिव जो है बैठ करके अगले मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को लाएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा कम करने वाली ताकतों पर रोक लगाने पर जोर दिया है। प्रतिस्पर्धा आयोग के सालाना कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयोग ने गुटबंदी कर बाजार पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हुई है और व्यापार करने वालों की आजादी बढ़ी है। Competition creates innovations. Competition will always promote change and improvement. Competition will ensure efficiency. Competition will create new technologies. Competition will always provide you with a price competitiveness. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि रिजर्व बैंक को पूरी स्वायत्तता और सरकार की तरफ से सहयोग दिया जाता है, लेकिन उसे अपने फैसले खुद लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। भुवनेश्वर में आयोजित आरबीआई कर्मचारियों की एक आंतरिक बैठक को संबोधित करते हुए रघुराम राजन ने ये बात कही। इसके साथ साथ राजन का कहना था जबकि छोटे और मध्यम क्षेत्र की कृषि से जुड़ी परियोजनाओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। रघुराम राजन का ये बयान बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के उस खत के बाद आया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से रघुराम राजन को आरबीआई गवर्नर के पद से हटाने की गुजारिश की थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि राजन भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वो पूरे भारतीय नहीं हैं। नागा पीपल्स फ्रंट के विधायकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुजारिश की है कि वो मणिपुर सरकार से जारी किए गए 3 जनजातीय बिल को मंजूरी ना दें और इससे जुड़ी फाइलों को बिना हस्ताक्षर किए ही लौटा दें। राज्य सरकार के इस नए कानून के विरोध में पिछले साल 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। This is unconstitutional, it is anti-tribal and there is a lot of procedural lapses. The bill has been referred to the President. Our demand is that President should not give his assent. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर।
भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल वाहिद सिद्दीबापा को गिरफ्तार कर लिया है। भारत में आतंक की कई वारदातों के आरोप में अब्दुल की कई साल से तलाश थी, लिहाजा उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। शुक्रवार को अब्दुल जब दुबई से भारत पहुंचा तो उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल कर्नाटक के भटकल गांव का रहने वाला है और इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख रियाज और यासिन भटकल का करीबी माना जाता है। 2008 के मुंबई हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने कल ये फैसला दिया। इस आतंकी हमले में 166 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ट्रायल कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 7 संदिग्धों पर मुंबई हमले में मारे गए हर शख्स की मौत के लिए उकसाने का आरोप तय किया गया है। भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का गढ़ बताया है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राना सनाउल्लाह के बयान के बाद आई है। कानून मंत्री ने कल कहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को राज्य का समर्थन हासिल है, इसलिए इन समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान को इस कड़वी सच्चाई को खत्म करना चाहिए। It sadly corroborates our view that we have always held about the support and freedom available to anti-India terrorist groups in Pakistan, including internationally sanctioned terrorist groups and individuals. बीते 2 साल में सीमा पर घुसपैठ में 50% तक की कमी आई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह बात कही। उन्होंने जानकारी दी कि सीमाओं पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। दिल्ली में BSF के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। हम लोग लेजर वाल भी खड़ा करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। नए नए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, तकनीकी हस्तक्षेप क्या हो सकते हैं, उस पर भी विचार हुआ है और उनका भी प्रयोग सीमाओं की सुरक्षा के लिए हो रहा है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 2 सालों में सीमा पर होने वाली घुसपैठ की वारदातों में 50% तक कमी आई है। इस मौके पर 19 जवानों को सम्मानित किया गया। मेरा जो 35 साल सर्विस हो गया, इस सर्विस के दौरान अच्छा काम किया है, उसी के ऊपर एक पुरस्कार मिला है। पुलिस मेडल सर से देखो पुलिस वर्ष के लिए PMG मेडल बहुत बड़ा वैल्यू है और मेरा 25 साल में मेरे को ये मेडल मिल गया, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। 1965 की जंग के बाद सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था और इसके पहले महानिदेशक KF रुस्तम को सीमा सुरक्षा बल की कमान सौंपी गई। उनके जन्म दिवस पर हर साल सीमा सुरक्षा बल का अलंकरण समारोह मनाया जाता है। सरकार का दावा है कि सीमाओं पर 50% तक घुसपैठ कम हुई है और इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया गया है। अब देखना होगा कि सीमाओं पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और घुसपैठ जैसी समस्या से कब तक निजात मिलती है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अप्रैल महीना अब तक का सबसे गर्म महीना था। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक अप्रैल में तापमान 20वीं सदी के औसत तापमान से 1.1 डिग्री ज्यादा रहा। अप्रैल में लगातार 12वें महीने तापमान का रिकॉर्ड टूटा है। संगठन का कहना है कि गर्मी बढ़ने की मुख्य वजह जहरीली गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी है। पेरिस जलवायु समझौते में तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। हालांकि विश्व मौसम संगठन का कहना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन मौजूदा दर से बढ़ता रहा तो ये लक्ष्य 2 पीढ़ियों बाद हासिल होगा। चक्रवाती तूफान रुआनु से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक 304 गांव के 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 9,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल तबाह हो गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है।
आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में रुआनु तूफान ने भारी तबाही मचाई है। चक्रवात की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेज हवा और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हवाओं से जगह जगह पेड़ उखड़ गए, जिनसे यातायात पर असर पड़ा है। वहीं बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। बारिश भी ज्यादा हो रहा है। सुबह से पहले घर से हमको बाहर से निकल नहीं जाता हूँ, इसलिए खाना पाना के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। Under its influence, strong winds of under 100 km/h is likely along north coastal Andhra Pradesh. Heavy rainfall is also likely along the north coastal Andhra Pradesh. मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की आशंका जताई है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। Up to Krishna, you can expect some rainfall. So these districts we are given for one day we are given warning for heavy rainfall warning. That is heavy to very heavy rain, very likely to occur in these districts for the next 24 hours. After 24 hours, we can expect only some one or two places we can expect heavy rainfall only. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। राज्य में 10 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और श्रीलंका में भी रुआनु तूफान ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन से बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। इस बीच भारत ने श्रीलंका में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 2 पोत रवाना किए हैं। श्रीलंका में रुआनु तूफान से देश के दक्षिणी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद अब बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारत ने श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नौसेना के 2 जहाज रवाना किए हैं। INS सतलज और सुनैना अपने साथ दवाइयां, कंबल, खाने पीने के सामानों के अलावा जरूरत की दूसरी चीजों को लेकर रवाना हुआ है। Commission in Colombo for any additional logistical support that might be required by the government of Sri Lanka. Sri Lanka is a close neighbor and friend, and we have always been the first responder in times of crisis. As was the case during the tsunami that affected Sri Lanka in the past, this time also we will extend all necessary help and relief to Sri Lanka as requested. श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 60 से ज्यादा हो गई है। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। Covered in thick mud. And this area is completely boggy. The soldiers are working there with mud up above their knees, and some places it's going even up to the waist level. So because as per the villagers and the information we have, they say the mud layer is about 30 feet at certain places. मध्य श्रीलंका में केगाले जिले में मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। इसके बाद 200 से ज्यादा परिवार लापता हैं। श्रीलंका में कई दिनों से जारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ की वजह से करीब 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने भारत और नेपाल के मौजूदा संबंधों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नेपाल जैसे भौगोलिक स्थिति वाले देश को अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने नेपाल सरकार को देश में एकता बनाए रखने में असफल बताया। इसके साथ ही सरकार की मौजूदा नीति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में गैर जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। बाबूराम ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और चीन दोनों ही देशों से संबंधों को बेहतर बनाए रखा। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल सरकार को देश के विकास पर ध्यान देने के साथ बाजार का फायदा लेने के बारे में सोचना चाहिए। It's very unfortunate that a country like Nepal, which is in a very sensitive geostrategic position, located between huge states of India and China, upcoming global superpowers. अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की खबर से अफरा तफरी मच गई। खुफिया सेवा के एक एजेंट ने मुख्य भवन के पास बने चेक पोस्ट पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक हथियार से लैस शख्स जख्मी हो गया। सुरक्षा बलों ने अज्ञात बंदूकधारी को पहले कड़ी चेतावनी दी और जब उसने चेतावनी नहीं मानी तो उस पर गोली चलाई गई। घटना के बाद कुछ देर के लिए व्हाइट हाउस के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। घटना के वक्त राष्ट्रपति ओबामा व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे, लेकिन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे।
बंदूकधारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सीरिया पर एक साथ हमले करने का रूसी प्रस्ताव अमेरिका ने ठुकरा दिया है। पेंटागन प्रवक्ता का कहना था कि अमेरिकी सेना रूस के साथ ऐसा कोई ऑपरेशन साझा नहीं करेगी। अमेरिका का कहना था कि रूस जहां सीरिया के असद शासन को मदद कर रहा है, जबकि अमेरिका का मकसद सिर्फ आईएस का खात्मा है। दरअसल अलग अलग ऑपरेशन में रूस और अमेरिका दोनों ही सीरिया पर बमबारी कर रहे हैं। और रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु ने एक टीवी चैनल पर अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा था। अमेरिका ने इसे ठुकराते हुए ये भी कहा कि उन्हें रूस की तरफ से कोई औपचारिक सूचना भी नहीं मिली है। सीरिया में पिछले 5 साल से गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक 2,70,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग बेघर हुए हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 25वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनके समाधि स्थल वीरभूमि पर कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हैं। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 1991 में आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ का आज आखिरी दिन है। यहाँ आज तीसरा और आखिरी शाही स्नान किया जा रहा है। 1 महीने तक चले इस धार्मिक उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भी इस बार कुंभ में शामिल हुए। वहीं राज्य सरकार ने सिंहस्थ कुंभ के सफल आयोजन के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर। एनईटी पर केंद्र सरकार ने दी सफाई। अध्यादेश के जरिए राज्यों को राहत देने की खबरें बेबुनियाद। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का 2 दिन के भीतर समाधान निकालने का भरोसा। पिनराई विजयन होंगे केरल के नए मुख्यमंत्री। सीपीएम की बैठक में फैसला। असम में 24 मई को सर्बानंद सोनोवाल लेंगे शपथ। आरबीआई को फैसले लेने की मिले स्वतंत्रता। गवर्नर रघुराम राजन का बयान। केंद्रीय बैंक की नीति आम लोगों की सुविधा पर हो केंद्रित। मुंबई हमले के आरोपी लश्कर सरगना ज़कीर रहमान लखवी के खिलाफ चलेगा मुकदमा। पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी अदालत का फैसला। भारत ने पाकिस्तान को बताया वैश्विक आतंकवाद का गढ़। रोआनु तूफान से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी तबाही। लाखों लोग प्रभावित। 9,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल तबाह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।